हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास 9 के केमिस्ट्री का पहले चैप्टर में हम लोग आज एक नई चीज पढ़ेंगे, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। मैटर की जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी होती है, जिसमें सॉलिड का अलग प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के आधार पे। लिक्विड के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा और गैसेस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज गैसेस में पाई जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। आज हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, नई चीज है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे कहते हैं, क्या चीज होती है डिफ्यूजन? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने डे टू डे लाइफ में भी डिफ्यूजन को फील किया होगा। डिफ्यूजन जो है वो गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड तीनों स्टेट ऑफ मैटर में होता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि स्प्रेडिंग ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का स्प्रेड हो जाना, फैल जाना, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किचन में भोजन बन रहा है और भोजन की जो स्मेल है वो अन्य कमरों में भी आ रही है। कैसे ही आ जाती है? इट इज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन के द्वारा होता है। अगर बत्ती कहीं और जलाई जाती है लेकिन उसकी महक जो है वो पूरे घर में आती है। क्यों आती है पूरे घर में? क्योंकि अगरबत्ती से निकलने वाले जो धुएं होते हैं वो गैसियस मॉलिक्यूल जो इस एनवायरनमेंट के अंदर गैसेस हैं, इनके पार्टिकल्स के द्वारा कॉन्स्टेंटली हीटेड होते हैं, जिसके द्वारा पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में ये फैल जाते हैं और जहां जहां ये जाते हैं वहां उसकी स्मेल आती है। तो ये भी क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर एक बकेट में पानी रख दिया जाए और उसमें कुछ बूंदें जो है वो नील की गिराई जाए तो धीरे धीरे पूरा का पूरा पानी जो होता है वो नीला हो जाता है। या एक बीकर पानी के अंदर, एक बीकर में पानी लेकर के हम लोग उसमें कुछ क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के डाल दें तो पूरा का पूरा पानी ब्लू कलर में हो जाता है। या कुछ क्रिस्टल जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दें तो पूरा का पूरा पानी जो होता है वो पर्पल कलर का हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा डिफ्यूजन के कारण होता है। तो डिफ्यूजन है क्या चीज? आइए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। डिफ्यूजन क्या चीज है? कि स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ a substance with another substance due to the motion of its particle is called diffusion. तो डिफ्यूजन को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या चीज? कि the mixing of या the spreading of one substance and mixing with another substance due to the motion of its particle is called diffusion. इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ वन सब्सटेंस एंड मिक्सिंग विद अनदर सब्सटेंस, किसकी वजह से? ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन है क्या चीज? तो डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। डिफ्यूजन इज a property of matter। ये मैटर की एक प्रॉपर्टी है, किसी भी पदार्थ की एक प्रॉपर्टी है which is based on the motion of which is based on the motion of its particles, जो उसके पार्टिकल्स के मोशन पर बेस्ड होती है। तो डिफ्यूजन किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो उसके पार्टिकल्स के मोशन के कारण होती है। दूसरी चीज, अगर हम लोग एग्जांपल ले लें तो हम लोगों ने इस एग्जांपल को एक बार और पढ़ा था कि अगर हम लोग दो गैसेस जार ले लें और दोनों गैस जार को एक दूसरे के नीचे ऊपर लगा दें, इस तरह से ऐसे
एक के नीचे एक लगा दे। नीचे वाली के अंदर हम लोग क्या भर दें, इसके अंदर हम लोग ब्रोमीन के वेपर्स भर ले। ये ब्रोमीन वेपर्स भर ले, ब्रोमीन वेपर्स, जो कि रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। रेडिश ब्राउन कलर का होगा। ऊपर कुछ नहीं भरते हैं तो इसके अंदर जनरली क्या होगा, गैस जो एयर होगी वही होगा, और एयर ट्रांसपेरेंट होती है, एयर का कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता है। These two gas jars are separated by a sheet. इन दोनों गैस जार को एक शीट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटेड कर देते हैं। अगर इस गैस जार के सेपरेशन शीट को हम निकाल दें तो ये ब्रोमीन के जो वेपर्स होंगे वो इसमें भी आ जाएंगे, और ऊपर वाला जो एयर का कंटेनर था उसमें भी एक लाइट कलर का रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ब्रोमीन के वेपर्स थे वो मोशन में थे, यानी पार्टिकल्स ऑफ ब्रोमीन जो है वो किसमें है, मोशन में है, और मोशन में होने की वजह से ये नीचे से ऊपर के कंटेनर में मूव कर जाते हैं। They are heated constantly by the particles of air. ये एयर के पार्टिकल्स के द्वारा कॉन्स्टेंटली हिट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्प्रेड हो जाते हैं और इस एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। तो इस तरह से जो प्रोसेस क्रिएट होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। दूसरी चीज, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस, द रेट ऑफ डिफ्यूजन increases on increasing temperature. Increasing temperature. Temperature increase करने पर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इंक्रीज होता है। क्यों क्यों ऐसा होता है? Because on increasing temperature, on increasing temperature, the kinetic energy of particles increases. जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो बढ़ जाती है, एंड they move much fast. वो बड़ी तेजी से मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से स्प्रेडिंग जो है वो तेज हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो गैसियस पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से जो उनका मूवमेंट होगा वो बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें ये क्या बताता है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? तो डिफ्यूजन tells us that the particle of matter constantly moving. डिफ्यूजन के प्रोसेस से हमें ये पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। अब डिफ्यूजन का जो फेनोमेना है, जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन इन गैसेस। गैसों के अंदर डिफ्यूजन कैसे होता है और गैसों के अंदर डिफ्यूजन का रेट क्या होता है। तो जान लो कि जो गैसों के अंदर डिफ्यूजन होता है वो सबसे तेज होता है। गैसों के अंदर जो डिफ्यूजन होगा वो बहुत तेजी से होता है। तो डिफ्यूजन इन गैसेस, डिफ्यूजन इन गैसेस, the rate of diffusion in
gases is faster than that of liquid and solid. लिक्विड और सॉलिड की तुलना में जो गैसों के अंदर डिफ्यूजन की रेट होती है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे तेज गैसों के अंदर मूवमेंट होता है। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लें। एग्जांपल जो गैसेस डिफ्यूजन का है, सबसे पहली चीज स्मेल ऑफ फूड। स्मेल ऑफ फूड, जो भोजन की स्मेल होती है, बीइंग कुक्ड इन द किचन, बीइंग cooked in the kitchen, जो भोजन किचन के अंदर पकाया जा रहा है उसकी स्मेल जो होती है वो हम तक पहुंच जाती है। reaches us, हम तक पहुंच जाती है। even from a considerable distance, कंसिडरेबल डिस्टेंस तक पहुंच जाती है। मतलब हम लोग दूसरे रूम में होते हैं तभी हमें ये पता चल जाता है कि किचन में क्या पक रहा है। यही नहीं कि दूसरों के घरों में जो भोजन पक रहा होता है उसकी स्मेल भी कभी-कभी अपने घर में आ जाती है, जिससे ये पता चल जाता है कि बगल वाले घर में क्या पक रहा होगा। तो जो फूड की स्मेल आती है किचन से रूम तक, ये किसकी वजह से आती है? डिफ्यूजन की वजह से। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके साथ साथ बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। ये भी डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम्स, अगर कोई भी एक व्यक्ति परफ्यूम लगाए तो ये चीज महकती है। क्यों महकती है? डिफ्यूजन की वजह से। स्प्रेड्स ड्यू टू डिफ्यूजन। तो ये सारे एग्जांपल हैं डिफ्यूजन के। तो डिफ्यूजन क्या होता है? स्प्रेडिंग ऑफ सबस्टेंस एंड मिक्सिंग ऑफ सबस्टेंस विद वन अनदर। किसकी वजह से? ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स के मोशन की वजह से। डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो गैसों में सबसे ज्यादा होता है लिक्विड और सॉलिड की तुलना में। एग्जांपल के तौर पे जो भोजन की स्मेल आती है ये डिफ्यूजन के कारण, अगरबत्ती की जो महक आती है ये भी डिफ्यूजन के कारण, और अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो परफ्यूम लगाए है तो उसकी स्मेल जो आती है ये भी डिफ्यूजन के कारण होती है। अब हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड। डिफ्यूजन इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन कैसे होता है? तो डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर, डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन दैट इन गैसेस। गैसेस की तुलना में जो लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन होता है ये कैसा होता है? ये स्लो होता है। गैसों की तुलना में लिक्विड में डिफ्यूजन जो होगा वो स्लो होगा, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ तो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, जिसकी वजह से द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर नॉट फ्री टू मूव एवरीवेयर। इतना स्वतंत्र नहीं होते हैं कि वो पूरी की पूरी जगह फैल जाएं। तो इसलिए इनके अंदर जो डिफ्यूजन होगा वो थोड़ा स्लो होगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? कैसे इसको एग्जाम्पल करें? तो द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर, spreading of purple color of potassium permanganate। पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर स्प्रेड होता है किसमें? इन वाटर। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड। स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर
sulfate in water, that is also an example of diffuser in liquid. कॉपर सल्फेट जो है वो पानी के अंदर डालते ही पूरा का पूरा पानी धीरे धीरे क्या हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। अगर हम उस पानी को ना हिलाएं तो भी, तो ये किस वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से। तो ब्लू कलर का जो वाटर के अंदर डिफ्यूजन होता है कॉपर सल्फेट से, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन इन लिक्विड। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज मच फास्टर देन दैट इन सॉलिड। सॉलिड की तुलना में जो डिफ्यूजन का रेट लिक्विड में होता है वो कहीं ज्यादा होता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड is much faster than that of solid. सॉलिड की तुलना में लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन तेज होता है। तो अब हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन कैसे होता है। डिफ्यूजन इन सॉलिड, देखो सॉलिड के अंदर भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है। सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन जो है वो बहुत धीमे होता है, बहुत स्लो होता है, लेकिन होता है। तो डिफ्यूजन इन सॉलिड इज a very slow process। सॉलिड के अंदर जो डिफ्यूजन है वो एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, बहुत धीरे धीरे ये होता है। तो इसका एग्जांपल कैसा है देखें। आप लोगों ने देखा होगा क्लास में जो ब्लैक बोर्ड है उसके पे चॉक से लिखा जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चॉक से लिखने के बाद उसको मिटाते नहीं हैं, तो अगले दिन जब मिटाते हैं तो उस चॉक के इंप्रेशंस जो हैं वो उस ब्लैक बोर्ड पर बने हुए होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिटल एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर जो डिफ्यूजन होता है इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, क्योंकि चॉक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस ब्लैक बोर्ड के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं और वो जल्दी मिटाने पर मिटते नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल होता है। तो द डिफ्यूजन ऑफ एग्जांपल इसका यही है, द डिफ्यूजन of chalk into blackboard is one of the most important एग्जाम्पल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जिसमें सॉलिड जो है वो डिफ्यूज होती है। इसके साथ साथ क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है इसलिए बहुत लंबा समय लेता है डिफ्यूजन में, लेकिन डिफ्यूजन होता है कब, if two metals are bound together, अगर दो मेटल्स को आपस में बांध के रख दिया जाए and kept undisturbed for a long time, then the particles of one metal are diffused into other। अगर दो मेटल्स को आपस में टाइटली बांध दिया जाए और उनको अनडिस्टर्ब रख दिया जाए लंबे समय तक के लिए, तो एक मेटल के जो पार्टिकल्स होंगे वो दूसरे मेटल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में एक लंबा समय लगता है। तो सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन जो होता है वो बहुत स्लो होता है, लेकिन लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन उससे ज्यादा और गैसेस के अंदर जो डिफ्यूजन है वो सबसे ज्यादा होता है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में और टेम्परेचर की यूनिट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। टेम्परेचर और टेम्परेचर की यूनिट्स क्या होती है। तो सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे
टेम्परेचर किसे कहते हैं, टेम्परेचर क्या चीज होता है। टेम्परेचर, देखो किसी भी वस्तु को वो गर्म है या ठंडी, और कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इस चीज को हम उसके टेम्परेचर से नापते हैं। तो टेम्परेचर को हम इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द डिग्री ऑफ coldness or hotness of a substance या of an object is called temperature। किसी भी वस्तु की कितनी वो गर्म है या कितनी वो ठंडी है, इसी चीज को जो हम लोग नापते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर को नापने के लिए हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। तो देयर आर 3 scales to measure the temperature। टेम्परेचर को नापने के लिए हमारे पास 3 स्केल्स हैं। सबसे पहला स्केल जो आता है वो आता है सेल्सियस स्केल। दूसरा जो आता है फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा जो आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केल्विन स्केल। ये 3 स्केल्स बनाए गए हैं। एक तो होता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल्सियस स्केल, दूसरा जो होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, केल्विन स्केल। तो ज्यादातर हम लोग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का यूज करते हैं। केल्विन स्केल्स जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, और केल्विन ही जो है वो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है। टेम्परेचर नापने की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। केल्विन क्या है, टेम्परेचर नापने की एसआई यूनिट। सेल्सियस स्केल पे जो हम लोग टेम्परेचर नापते हैं उसको डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट स्केल पे जो नापते हैं उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में, और केल्विन स्केल पे जो नापते हैं उसको सिंपली हम लोग क्या कहते हैं, केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल जो बनाए गए हैं, तो these are based on the melting point of ice and boiling point of water। समझ आ रही बात? तो these scales are designed on the basis of melting point of ice and boiling point of water। ये स्केल्स जो बनाए गए हैं वो किसके आधार पर डिजाइन किए गए हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस पे और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के आधार पर इनको डिजाइन किया गया है। तो डिग्री सेल्सियस स्केल पे जो हम लोग डिग्री सेल्सियस स्केल लेते हैं, तो एट सेल्सियस स्केल melting point of ice is 0 degrees Celsius and boiling point of water is 100 degree Celsius। जबकि at degree Fahrenheit scale melting point of ice is 32 degree Fahrenheit and boiling point of water is 218 degree Fahrenheit।
जबकि एट केल्विन स्केल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 Kelvin and boiling point of water is 373 Kelvin। तो डिग्री सेल्सियस स्केल का जो इनिशियल पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल का इनिशियल पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और जो केल्विन स्केल है ये 273 केल्विन से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से जितने भी थर्मामीटर बनाए गए हैं जो टेम्परेचर नापने के लिए हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक सेल्सियस थर्मामीटर हो गया, दूसरा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर हो गया और तीसरा केल्विन थर्मामीटर। तो सेल्सियस का थर्मामीटर 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जबकि केल्विन वाला थर्मामीटर जो होगा वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से फ़ारेनहाइट वाला जो थर्मामीटर है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है और 218 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। जबकि जो केल्विन स्केल होगा, जो केल्विन का थर्मामीटर होगा वो 273 केल्विन से स्टार्ट होता है और 373 केल्विन तक जाता है। तो इस चीज से क्या पता चलता है? इस चीज से ये क्लियर हो जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है 0 डिग्री सेल्सियस ये इक्वल टू 273 केल्विन है और 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इस तरह से इसके यूज के द्वारा हम लोग एक प्रकार के टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी डिग्री सेल्सियस कैन बी converted into डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। डिग्री सेल्सियस को हम डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग अ सिंपल रिलेशन। एक सिंपल सा रिलेशन हम लोग इसमें बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में हम कैसे कन्वर्ट करें? तो केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर किसी भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हमें केल्विन के स्केल पर कन्वर्ट करना है तो उसमें 273 को ऐड कर देते हैं। अगर मान लो कि कन्वर्जन ऑफ केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना हो जाएगा? केल्विन माइनस 273। अगर केल्विन स्केल को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस में, तो हम उसको 273 माइनस कर देते हैं केल्विन से। लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री सेल्सियस को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो 9 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू 5 इनटू f माइनस 32। ये इस तरह से भी कर सकते हैं, या डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 9 इनटू f माइनस 32 यानी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 30। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। आइए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल कि कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। 37 डिग्री सेल्सियस को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में। तो कैसे करें? तो देखो डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन कितना? 9 कर लेंगे। तो 37 डिग्री सेल्सियस है
अपॉन कितना हो गया 5, दैट इज इक्वल टू कितना डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 37 into 9 equal to F5 into degree Fahrenheit -32। तो 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27, 333 equal to 5 डिग्री Fahrenheit -5 2 जा 10 और 5 3 जा कितना 15 1 16। तो 5 डिग्री Fahrenheit equal to कितना हो गया 333 प्लस 160 इक्वल टू कितना हो गया 3 9 और 4। तो ये हो गया आपका 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना हो गया 493 अपॉन कितना 5। अब 493 में हम 5 से डिवीजन कर देते हैं। 5 9 जा 45, 4 बचा 3, 5 8 जा 40, 3 बचा डेसिमल लगाओ 0, 5 6 जा 30। तो कितना आया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है और ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल है, अगर फ़ारेनहाइट स्केल पे इतना टेम्परेचर है तो वो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर है और यही नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। तो स्टूडेंट इस तरह से एक टेम्परेचर की स्केल को हम लोग दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, बड़े आराम से कन्वर्ट कर पाएंगे और ऐसे ही सेल्सियस को केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था आज तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको चेंज करने पर किसी भी मैटर का स्टेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इन चीजों को नोट करिए, अपने नोटबुक पे अपनी नोट्स खुद बनाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर करिए, लिंक बताइए उनको, ताकि वो लोग घर पे बैठ करके अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोल।